अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन बिहेवियर लेक्चर 2। आई होप आप लोग इस लर्निंग के तरीक़ेकार को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आई एम श्योर इस तरीके लर्निंग में हम ज़रा फोकस्ड होके लर्निंग कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास वक्त होता है वीडियो को आराम से देखने का और हम वीडियो को रिपीट प्ले कभी कर सकते हैं और हम बार-बार चीज़ों को प्ले करके दोबारा से चीज़ों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम जान रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान किसी सर्टेन तरीके में अगर बिहेव करता है तो क्यों करता है। इंसान के बिहेवियर के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हम ये असेस कर रहे थे कि इंसान के बिहेवियर की वजूहात क्या होती हैं। इंसान किसी भी सर्टेन सिचुएशन में अगर बिहेव करता है तो क्यों बिहेव करता है। हमने डेफिनेशंस साइकोलॉजी की जानी थी, जिसके तहत हमें ये पता चला था कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के रवैयों की स्टडी का नाम साइकोलॉजी है और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के अंदर हम इंसान के इमोशंस, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और इंसान के डिफरेंट ट्रिगरिंग रीजंस जो कि इंसान को किसी सर्टेन तरीके से एक्ट करने पर ड्राइव करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा लेक्चर ट्रेंड्स ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर है। साइकोलॉजी में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया था कि मुख्तलिफ तरीकों से इंसान इस सब्जेक्ट से मदद हासिल करता रहा है और मदद हासिल कर रहा है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है अपनी न सिर्फ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को समझने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ किसी भी दूसरे शख्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के अंदर भी ये कोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि साइकोलॉजी किस तरीके से एवॉल्व भी होती रही। ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी के अंदर हम इसी चीज़ को देख रहे हैं कि साइकोलॉजी में डिफरेंट ट्रेंड्स क्या रहे, किस किस तरीके से साइकोलॉजी खुद कैसे इवॉल्व हुई और उसके बाद फिर साइकोलॉजी में मतलब जैसे आजकल के दौर में क्या क्या डिफरेंट यूजेज हैं, क्या क्या वो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनसे एक इंसान साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जनरली देखें जनरल ट्रेंड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कि आजकल साइकोलॉजी को किस किस तरीके में किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाने की कोशिश कर रही है और किन किन जगहों में साइकोलॉजी को की स्टडी के ज़रिए, साइकोलॉजी की रिसर्च के ज़रिए हम उससे एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान उससे एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि सबसे पहला जो एक जनरल ट्रेंड है जिसमें लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और करना पड़ेगा, वो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि अब ओवरऑल ग्लोब का वेदर चेंज हो रहा है और वार्म वेदर, गर्म मौसम बहुत ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो गए हैं। ओजोन की जो लेयर है वो भी समहाउ डैमेज्ड है और उसने भी इंसान के लिए थोड़ी मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं, बिकॉज सन की अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट ज़मीन पे जब पहुंचती हैं तो ज़्यादा वो गर्मी का मौजब बनती हैं। समुद्री इलाकों के अंदर समुद्र की जब हवाएं चलना बंद होती हैं तो भी हवा का दबाव बेसिकली गर्मी के अंदर और ज़्यादा इजाफे का बाइस बनता है। हवा का रुक जाना, समुद्री हवा का रुक जाना हीट स्ट्रोक का भी मौजब बन रहा है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। ये पिछले साल भी देखा होगा, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब में ये इशू आया। जहाँ जहाँ स्पेशली समंदर हुआ करता है उन जगहों पर यह इशू जरूर आया जहाँ पे समुद्री हवाएं रुकी। तो अब जब ग्लोबल वेदर चेंज हो रहा है तो हमें अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है, इंसानियत ने अपने आप को एडजस्ट करना है इन नए चेंजिंग वेदर्स के साथ। बिकॉज अगर हम लोगों ने अपने आप को नए चेंजिंग वेदर्स के साथ एक्लेमेटाइज नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, अपने आप को नए कंफर्ट जोन्स के अंदर अपने इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की, तो ज्यादा इंसान के लिए मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ सकता है। बिकॉज अब
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने लगा है और काफी हद तक चेंज हो गया है। वेदर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा, अब गर्मियों के मौसम में तो काफी आपने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि गर्मियों का मौसम इंसान को बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर देता है। तो इन कोर्सेज के अंदर, इन सिचुएशंस के अंदर साइकोलॉजी, एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इंसान को साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के जरिए इंसान को ये बताने की कोशिश करता है कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कि अपने आप को किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करवा सकती है। अगर आप जनरली देखें कि जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, उन ट्रेनिंग्स के अंदर जब भी अब कोई फोर्सेस को ज्वाइन करता है सोल्जर, या जब भी कभी कोई सोल्जर कमांडोज की ट्रेनिंग करता है, सो अगर आप उन ट्रेनिंग्स की वीडियोस को देखें तो आप रियलाइज करेंगे वहां पे प्रिंसिपली उन सोल्जर्स की साइकोलॉजी पे काम किया जा रहा होता है। मतलब एक आम इंसान और एक कमांडो, इन दोनों की जो जिस्मानी जो साख्त है वो बिल्कुल आपको बज़ाहिर एक सी लगेगी, बट एक सोल्जर है और एक जो कमांडो है वो ज्यादा मुश्किलात को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। इंसान वो भी है और एक आम इंसान भी एक आम बिल्कुल वैसी एक इंसान की तरह है जिस तरह एक नॉर्मली कोई ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन वो जो सोल्जर है और वो जो बेसिकली कमांडो है, उसको डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए नया उसका लेवल ऑफ कंफर्ट जोन डेवलप कर दिया जा चुका होता है। उसके लिए एक एबनॉर्मल जो है उसका न्यू नॉर्मल बन चुका होता है। तो उसमें आसानी होती है कि यही सोल्जर, यही कमांडो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में जाके एडजस्ट करवा लेता है, किसी भी वेदर कंडीशन में जाके एडजस्ट करवा लेता है, जबकि उसी वक्त कई और इंसान होते हैं जो कि कोलैप्स कर रहे होते हैं। वजह मेन इंसान की साइकोलॉजिकल वीकनेस है जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिजास्टर का शिकार करवा देती है। और उसी असना में कुछ लोग साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो फिर इंसान होने के नाते इंसान वही उसी उसी सेम स्पीशी से उनका ताल्लुक होता है, मगर वो दूसरों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एक तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हम बेसिकली आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं इसको स्टडी कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए इंसानियत को किस तरीके तैयार किया जाए। The numerous and unprecedented impact of climate change is number one on the American Psychological Association list of trends. People are going to have to learn to live in a warmer world with different weather patterns. So जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वार्मर वर्ल्ड के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता रहने के लिए इंसान को अपने आप को तैयार करना होगा। सेकेंड, द ग्रोथ ऑफ ड्रग फ्री पेन मैनेजमेंट. There is more of an emphasis on treating patient with chronic pain by using non-pharmacological methods. Some of these non-drug methods include the use of psychological treatments. अब आपको बेसिकली साइकोलॉजिकली देखें, जो कहा जाता है कि कई मरतबा इंसान के डसने से इंसान नहीं मरता, जबकि ये सोच सोच के मर जाता है कि उसको सांप ने डस लिया है। बिल्कुल उसी तरीके से जब इंसान मेडिसिन यूज करता है तो इंसान की जो मेडिसिन का यूजेज है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, जबकि ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इस बिलीफ का होता है कि इंसान ने मेडिसिन ले ली है और अब इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो प्रिंसिपली ये इंसान की सोच है और इंसान का जो थिंकिंग पैटर्न है वो इंसान के लिए ज्यादा कारआमद साबित हो रहा होता है। तो इस नाते जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, उस इस ट्रेंड के अंदर इंसान को जो ये कोशिश की जा रही है कि इंसान की जो मुख्तलिफ जो इंजरीज हैं, इंसान की जो मुख्तलिफ फिजिकल जो इंसान को चोटों का सामना करना पड़ जाता है, इसको साइकोलॉजिकली इंसान को स्ट्रॉन्ग करके उन चोटों का इलाज किया जाए। द ग्रोथ ऑफ ड्रग फ्री पेन मैनेजमेंट, के इंसान को ड्रग फ्री कर दिया जाए और इंसान के जहन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि इंसान अपने आप को बगैर ड्रग्स के यूज किए अपने पेन को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाए, अपने पेन को ना सिर्फ बल्कि बर्दाश्त करे, बल्कि उसके साथ साथ उस पेन के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर ले। और वो पेन जो एक नया है वो इंसान का ऑलरेडी इंसान का उससे एक्सपोजर अगर हो चुका होगा तो इंसान उस पेन को एक आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन नहीं समझेगा, बल्कि इसको एक रूटीन एक्टिविटी के तौर पर लेगा और वो पेन इंसान को जरा तंग या डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक और जो चीज बहुत दिखने में आई है इन दिनों वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल है, जो मुख्तलिफ आपने देखा होगा
जो स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली कोचेस का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल कोच इनके होते हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं। बहुत बड़े-बड़े आपने बॉक्सर्स को देखा होगा, बहुत बड़े-बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली के लिए, माइक टायसन, लेनक्स लुइस, हॉलीफील्ड, इन सबको आपने देखा होगा कि डिस्पाइट देम बीइंग द नंबर 1 एंड वेरी टफ बॉक्सर्स, बट दे डिड नॉट लीव देयर कोचेस. I mean, there has always been a coach which was there to train them. The core reason behind this is कि आपकी जो psychological strength है उस पे काम किया जाए. भले आप कितने ही बड़े फाइटर क्यों ना हो जाएं, आपको एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल कोच चाहिए होता है जो कि आपको पुश करता रहता है, जो कि आपके कंफर्ट जोन लेवल को, कंफर्ट जोन को पुश करता रहता है और वो आपको स्ट्रेच फर्दर करवाता रहता है ताकि आप किसी भी सिचुएशन का, किसी भी टफ से टफ बॉक्सर का मुकाबला कर सकें, ताकि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर, नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन हैज टर्न्ड, बट यू एज अ बॉक्सर कंटिन्यू स्टैंडिंग इन द रिंग टिल द लास्ट टाइम एंड यू kept having your hands up. All this phenomena is always going to be backed by a psychological trainer. So इसका एक और एडवांटेज ये भी हुआ है कि अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरा करते थे, घबराया करते थे. अब इसकी वजह से आम लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कभी भी कोई कमजोर बात नहीं है, जबकि साइकोलॉजिस्ट के पास अच्छे एथलीट भी जा रहे होते हैं और अच्छे एथलीट साइकोलॉजिस्ट को बल्कि एंगेज कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. So ये एक चीज हमने देखी. अंडरस्टैंडिंग हाउ न्यूट्रिशन impacts mental health. डिफरेंट एक और जो साइकोलॉजी का एरिया है जिसको स्टडी किया जाता है कि इंसान के जो खाने होते हैं, खाने पीने की आदत होती हैं, जो इंसान तरह के जो फूड इस्तेमाल करता है, उसका इंसान की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर जाके एक इम्पैक्ट होता है. इंसान की साइकोलॉजी उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है. इंसान कई मतलब कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद इंसान बहुत ज्यादा नम फील करता है, बहुत ज्यादा स्लीपी फील करता है, जबकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, बहुत ज्यादा एक्टिव फील करता है. तो हम इस अंडरस्टैंडिंग दी हाउ न्यूट्रिशन इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ वाला जो एरिया है, इसमें साइकोलॉजी की हेल्प से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि इंसान के जहन पे एक जो इंसान की डाइट है उसका क्या असर होता है, किस तरीके से एक डाइट इंसान की सेहत को असरअंदाज करती है, किस तरीके से इंसान की डाइट इंसान की सेहत को इम्पैक्ट करती है. इस वाले एस्पेक्ट को हम इसमें बिल्कुल देखते हैं. इसी तरीके से हम बेसिकली जो हेल्पिंग टू रीडिजाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म क्योर. Psychologists are playing an important role in creating and guiding new patient-centered care models that seek to better serve residents and staff in long-term care. Recent federal regulations require a greater focus on the mental health needs of long-term care residents. Basically, जब भी कई आपके पास डिजीज ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका स्टे पीरियड लंबा होता है, या लॉन्ग स्टे पीरियड की बीमारियां होती हैं, तो इंसान को एक कंटिन्यूस रिगरस मोटिवेशन की उस टाइम पे जरूरत होती है. और एक सस्टेन जिस तरीके से बीमारी आपको मुस्तकिल बेसिस के ऊपर आपको तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो उस वक्त हमें जरूरत होती है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर हो जो उसी सिचुएशन के अंदर मुस्तकिल हमें बाइंड करते हुए हमें मुस्तकिल जोड़े रखे और हमको हमारे इस एरिया में हमें काम करने में मदद दे, और हम ना सिर्फ अपने आप को उस बीमारी की सिचुएशन में गिव अप ना हमें करने दे, बल्कि हम फाइट बैक करते रहें. ये तमाम की तमाम सिचुएशन एक साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है, हेल्पिंग टू रीडिजाइन दी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म केयर. जो लॉन्ग टर्म केयर है, उस लॉन्ग टर्म केयर के अंदर इंसान कभी भी, बिकॉज अक्सर लंबे जब इंसान इलाज करवाता है तो बीच में इंसान गिव अप करने की कोशिश करता है, नहीं भी कोशिश करता तो भी इंसान गिव अप कर रहा होता है, बिकॉज नाउम्मीदी इंसान के दिल में आ जाती है. सो ये जो लॉन्ग टर्म सिचुएशंस होती हैं, इनके अंदर एक सस्टेन हेल्प साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने पेशेंट्स को दे सकता है. सो ये तो आपने अभी देखे कि कुछ मेजर ट्रेंड्स हैं जो कि साइकोलॉजी के अंदर आजकल डिफरेंट एरियाज में, जहाँ पे साइकोलॉजी से इंसान हेल्प ले रहा है और हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे इंसान को ये एरिया हेल्प करता आ रहा है. आप जनरली अगर देखें जो साइकोलॉजी के जो ट्रेंड्स रहे हैं, इसको अगर हम इसको स्टडी करें कि भाई जो डिफरेंट एरियाज के जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो साइकोलॉजी के अपने जो डिफरेंट ट्रेंड्स रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म है. Psychology began to split from biology towards the end of 19th century. इससे हम अंदाजा वो ये हुआ कि जब शुरू में कि तमाम की तमाम चीज़ों को हम बायोलॉजी के एम्बेट में ले लिया करते थे कि भाई
हर वो चीज जो कि मेडिकल साइंस से जाके रिलेटेड होती थी उसको हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर जाकर स्टडी कर रहे होते थे। ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान जब स्पेशलाइजेशन की जानिब बढ़ना शुरू हुआ और अपने इंसान ने जब किसी हर रिस्पेक्टिव एरिया को एज ए सेपरेट फंक्शन स्टडी करना शुरू किया, तब इंसान की जब ह्यूमन बायोलॉजी को जब स्टडी करना शुरू किया, तब इंसान के बिहेवियर, इंसान के ब्रेन को स्टडी किया और देखा कि भाई यहाँ पे बिहेवियर कैसे क्रिएट हो रहे होते हैं, इंसान के इमोशंस कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, इंसान के इमोशनल बिहेवियर रिस्पॉन्सेस कैसे क्रिएट हो रहे होते हैं। सो इसके बाद फिर इस वाली एरिया को साइकोलॉजी के एम्बेड के अंदर डाल दिया गया। साइकोलॉजी बिगैन टू स्प्लिट फ्रॉम बायोलॉजी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड के अंदर साइकोलॉजी को फिर बायोलॉजी के एम्बेड से बाहर निकाला जाने लगा और इसको एज ए स्पेशलाइज्ड स्टडी के तौर पे लिया गया, जिसके अंदर आप ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्टली जाके स्टडी कर रहे होते हैं। इस स्टडी के अंदर, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, प्रिंसिपली आप इंसान की जो बिहेवियर है उसको स्ट्रक्चर कर देते हैं डिफरेंट स्मॉल फर्दर सब यूनिट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे दी एम ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज टू ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स using scientifically discredited technique known as introspection, examining one's own emotional processes. इंट्रोस्पेक्शन के अंदर इंसान अपना मवाजना खुद कर रहा होता है। आप बेसिकली ये समझ लें कि आप खुद से सवालात कर रहे होते हैं और आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई किसी सर्टेन सिचुएशन में अगर मैं किसी सर्टेन तरीके से बिहेव करती हूँ या करता हूँ तो किस तरह से बिहेव करता हूँ करती हूँ। जब इंसान अपने आप को स्टडी करना शुरू करता है, अपने डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड को स्टडी करता है, अपने डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के होने की रीजन को और फिर उसके अंदर अपने सर्टेन बिहेवियर को जब स्टडी करता है, तो इंसान को अपने आप को असेस करने में इंसान को मौका मिल जाता है कि क्या क्लाइमेट की सिचुएशंस होती हैं, क्या वेदर की कंडीशन होती हैं, किस सर्टेन वेदर के अंदर किसी इंसान का मूड कैसा हो जाता है, किसी सर्टेन स्टीम के अंदर इंसान का मूड कैसा हो जाता है, इंसान डिफरेंट दिन के टाइम ड्यूरेशन में कैसे बिहेव कर रहा होता है, क्या मॉर्निंग में डिफरेंट बिहेवियर होता है, आफ्टरनून में डिफरेंट बिहेवियर होता है, नाइट टाइम में डिफरेंट बिहेवियर होता है। इंसान अपने आप को स्टडी करना शुरू करता है, और इंसान अपने आप को ये जांचने की कोशिश करता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर इंसान किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डे टाइम पीपल, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नाइट टाइम पीपल। कुछ लोग हैं जो कि द डे पीपल दे आर वेरी एक्टिव इन ड्यूरिंग द डे, बट the night people they're very energetic during their night time. So हर एक के कुछ पीक आवर्स होते हैं, कुछ लोगों के पीक आवर्स सुबह के टाइम पे आगाज करके तकरीबन दोपहर के टाइम का शायद उनका पीक आवर हो, और जो नाइट टाइम के लोग हैं वो शायद रात शाम के टाइम पे शुरू करके तकरीबन 9 PM 10 PM का टाइम शायद उनके लिए पीक आवर हो। तो ये इंसान की डिफरेंट साइकोलॉजी है और इंसान स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर अपने आप को बेसिकली स्टडी करने की कोशिश करता है और अपने डिफरेंट इमोशनल बिहेवियर्स को इंसान स्टडी करता है और अपने स्टडी के बेसिस पे अपने आप को इंसान डिफाइन करता है अपने लिए कि भाई किसी शख्स का, किसी इंसान का बिहेवियर अगर है तो वो कैसा है, और अगर कभी वो चेंज हो रहा होता है तो किस तरह से चेंज हो रहा होता है, वो किन हालात में जाके चेंज हो रहा होता है। आप इस चीज को जाके स्टडी कर रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बेसिकली जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। इसके पीछे भी मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल रीजंस जाके बन जाते हैं। बिकॉज आपने अक्सर देखा होगा कि जब कुछ लड़के जब बॉडी बिल्डिंग जिम्स के अंदर जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग जिम्स में जाने के बाद उनके अंदर ये फील आ जाती है एज इफ कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी उनकी हो चुकी है, लेकिन जब वो उन्होंने टी शर्ट पहनी होती है अक्सर ये लोग जो जिम्स जाते हैं उन लोगों ने, और उसके बाद उनका जो नॉर्मल बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि एज इफ वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं, जबकि उनकी बॉडी उस वक्त तक अभी इतनी ज्यादा उसने एक्सपेंड नहीं की होती, बट एक फीलिंग इंसान के अंदर आ जाती है। तो इससे भी आपको अंदाजा होता है कि इंसान की जो इंसान की साइकी है उसके बाद एक्सरसाइज का बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सरसाइज की वजह से इंसान का बिहेवियर जाके चेंज हो जाता है। तो बिहेवियरल पैटर्न्स भी इंसान के आपकी एक्सरसाइज की वजह से जाके चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और आप डिफरेंट टाइम पे आपकी एक्सरसाइज भी आपको डिफरेंट तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करने में, डिफरेंट तरीकों से एक्ट करने में आपको फैसिलिटेट कर रही होती है। एक और जो ट्रेंड साइकोलॉजी के अंदर वो बना साइको एनालिसिस का। साइको एनालिसिस के बारे में अगर आप उसकी जो एकेडमिक चीज को अगर आप स्टडी करें तो इसको हमें देखने को मिला कि साइको एनालिसिस भी was based on techniques similar to introspection and focused on relieving distress in patient by helping them to uncover repressed emotions and experiences. इसके अंदर भी इंसान बेसिकली
अपनी के इंट्रोस्पेक्शन की समझ लें कि एक एडवांस्ड फॉर्म आ गई कि जिसमें इंसान बेसिकली अपने ऊपर काम करता है और इंसान को बेसिकली ये चीज बताई जाती है कि इस तरह इंसान किन इमोशंस को जो कि इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन इमोशंस को इंसान किस तरीके से अगर फिक्स करना चाहे तो क्या क्या डिफरेंट एक्शंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड थेरेपी which aims to treat mental disorders by investigating the interaction of conscious and unconscious elements in the mind and bringing repressed fears and conflicts into the conscious mind by techniques such as dream interpretation and free association. आपको जैसे मैं डिस्कस किया था कि जब इंसान अक्सर औकात जब आप ड्राइविंग करना शुरू करते हैं और ड्राइविंग अगर आप मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि आपने ड्राइविंग गलत सीख ली आपने और वो आपकी आदत में जाके बन गया और आप ऑटो पायलट पे चले गए और आपकी ऑटो पायलट पे गलत वाला स्टेप जाके चला गया। तो जैसा हमने शुरू में लेक्चर 1 में इसको देखा था कि जब आप ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं तो ड्राइविंग जब आप सीखते हैं आपकी शुरू में आप हर चीज के लिए बड़े बॉदर्ड होते हैं कि आपका हाथ स्टीयरिंग पर प्रॉपर्ली है और आप बेसिकली गियर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, आप एक्सीलरेटर ब्रेक और क्लच को मैनुअल कार्स के अंदर और नॉर्मली जो आपकी ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उसके अंदर एक्सीलरेटर को और ब्रेक को आप प्रॉपर तरीके से जाके मैनेज कर रहे हैं। ये तमाम की चीजों को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है जब आप शुरू में चीजों को गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हैं। बट कुछ अर्से बाद आप इस चीज को रियलाइज करते हैं, आप इस चीज को नोटिस करते हैं, जब आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं तब आप इन तमाम चीजों को आपको ज्यादा बॉदर्ड नहीं होना पड़ता और आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो आपका ब्रेन एक सर्टेन तरीके से एक्ट करने के लिए ट्रेन हो चुका होता है और वो बगैर किसी एफर्ट के आपका ब्रेन ऑटो पायलट पे जाके उस सर्टेन सिचुएशन के अंदर उस तरीके से जाके रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब इस साइको एनालिसिस के अंदर आप किसी भी जब इंसान का कोई सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न गलत हो जाता है हम उस इंसान की जो कि जैसे कि हमने स्टडी किया था कि इंसान की जो शख्सियत है, इंसान की जो बेसिक पर्सनैलिटी है वो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है, रिजाइड कर रही होती है। हम उस चीज को अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ला के उस पर काम करने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से जो एक बिहेवियरल पैटर्न इंसान की जिंदगी में आ चुका होता है जो कि इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है उसको जाके एड्रेस किया जाता है। आजकल आपने एक और साइंस का नाम सुना होगा जिसको NLP कहा जाता है, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसका मतलब भी यही है कि इंसान बेसिकली एक सर्टेन तरीके से एक्ट करने के लिए ट्रेन किया जा चुका है। अगर आप एक बिल्ली के बच्चे और एक शेर के बच्चे की मिसाल लें, जब भी कोई जानवर आएगा जो कि कुछ बड़े साइज का होगा और छोटे से शेर के बच्चे के सामने और छोटे बिल्ली के बच्चे के सामने, अब अगर कोई जानवर थोड़े बड़े साइज का आएगा तो जो दोनों का जो रिएक्शन होगा बिल्ली के बच्चे का शेर के बच्चे का डिफरेंट होगा। बिल्ली के बच्चा बेसिकली ट्रेन्ड है, द स्मॉल दैट स्मॉल कैट इज एक्चुअली ट्रेन्ड टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशंस। लेकिन जो शेर का बेसिकली बच्चा होता है, द स्मॉल लायन, वो ट्रेन होता है चीजों पे अटैक करने के लिए। तो दोनों का जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है आपने देखा वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान भी हैं जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से जाके बिहेव कर रहे होते हैं। साइको एनालिसिस के अंदर भी जब इंसान के अंदर कोई बिहेवियर, कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो कि एब्जर्व्ड हो चुके होते हैं, एबनॉर्मल हो चुके होते हैं, हम उनके ऊपर काम करते हैं। जब इंसान एक नॉर्मल तरीके से हट के जब बिहेव करना शुरू करता है तो इंसान को उस वक्त फिक्सचर की जरूरत होती है। इंसान के कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं जिनको रिमूव होने की जरूरत होती है। इस सब्जेक्ट के अंदर, साइको एनालिसिस के अंदर, आप किसी भी शख्सियत के, किसी भी इंसान के उन पैटर्न्स को आप स्टडी करते हैं कि जो पैटर्न्स इंसान की जिंदगी में एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, वो क्योंकि इंसान की शख्सियत कैसा बन चुके होते हैं, इसलिए आप उसको कोशिश करते हैं कि आप उस शख्सियत के हिस्से को उसके पर्सनैलिटी वाले ब्रेन से, यानी कि अनकॉन्शियस ब्रेन से उसको कॉन्शियस ब्रेन में लेकर आए और उसके ऊपर रीवर्किंग की जाए। उस पर जब रीवर्किंग की जाती है और उसके बाद उसको फिक्स करके उसको फिर वापस अपनी जगह पे प्लेस कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जिस तरीके से आप किसी गाड़ी को अपनी जब किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और उसके अंदर जब गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है या गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाता है, वो उस पार्ट के ऊपर काम करता है और फिर वापस उस पार्ट को उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे जाके लगा देता है। ऐसी जो माइंड साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि बेसिकली NLP के प्रैक्टिशनर्स हैं, ये लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के ऊपर काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो स्टैमरिंग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि NLP के अंदर काम करते हैं, स्टैमरिंग का बहुत जल्दी जाके एड्रेस कर देते हैं, स्टैमरिंग के इशू को बहुत जल्दी जाके सॉल्व कर रहे होते हैं। अक्सर इंसान की पास्ट में कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ होता है और उसकी इंतहाई ट्रेजिक मेमोरी इंसान के ब्रेन में जाके स्टॉक हो चुकी होती है। कोई
कुछ एक्सीडेंटल मेमोरी इंसान के ब्रेन में जाके स्टक हो चुकी होती है, जो कि एक इंतहाई इंटेंस लेवल का फियर क्रिएट करती है, और उस फियर की वजह से अक्सर इंसान स्टैमर करना शुरू कर देता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टैमर करने वाले लोग हैं, ये अगर आप इनको चाहें तो आप इनकी अब तो मुख्तलिफ इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट ने एक स्टैमरर को फौरन जाके फिक्स कर दिया। वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद इंसान की पर्सनैलिटी को वापस रिविजिट इंसान को करने का मौका दिया जाता है, और उस रिविजिट के अंदर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को रीडिफाइन करने का मौका दिया जाता है, और इंसान अपनी पर्सनैलिटी को वापस जाके रीडिफाइन करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोगों को परेशान कर देते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जब आप किसी सेकंड बंदे से पूछें उसके लिए किसी परेशानी का मौजूद नहीं बनते। तो इससे आपको आइडिया होता है कि जो हर क्वेश्चन है, हर डिफरेंट क्वेश्चन उसका डिफरेंट इम्पैक्ट है, हर डिफरेंट टॉपिक का डिफरेंट इम्पैक्ट है। कुछ लोगों के लिए कुछ टॉपिक बहुत ही ज्यादा एनॉइंग होंगे, कुछ लोगों एनॉइंग होते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए वही टॉपिक बहुत ज्यादा एनॉइंग नहीं होते, और वो लोग उन टॉपिक से बात करके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सिर्फ मैटर ये करता है कि इंसान ने उसको अपने ब्रेन में कहाँ जगह दी है। तो ये साइको एनालिसिस के अंदर आप तमाम की तमाम अपनी जो डिसऑर्डर्स है आप इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और थेरेपीज के जरिए इन डिसऑर्डर्स को हम एड्रेस करते हैं, और इनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। बिहेवियरलिज्म एक ट्रेंड है साइकोलॉजी का, जिसने इवेंचुअली स्ट्रक्चरलिज्म को जाके रिप्लेस किया था, और जिसको कहा गया कि बिहेवियरलिज्म एक साइकोलॉजी की प्योर फॉर्म है। और इस बिहेवियरलिज्म के अंदर डायरेक्ट जो इंसान का बिहेवियर है, उस बिहेवियर को यूज किया गया इंस्टेड ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेसेस। इसमें इंसान की जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, इंसान अपनी ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा काम करता है, अपनी ऑब्जर्वेशन पे इंसान काम करके अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। इट फोकस्ड ऑन हाउ रिवॉर्ड कैन बी यूज्ड टू कंडीशन बिहेवियरल इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी पेट एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, तो उन पेट एनिमल के बिहेवियर को ट्रेन करने के लिए आप एक रिवॉर्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उस रिवॉर्ड के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप किसी भी पेट एनिमल को कंडीशन कर देते हैं किसी सर्टेन एक्ट पे, किसी सर्टेन तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा आपके जो अक्सर जो पपीज होते हैं, जो एक छोटे साइज के जो डॉग्स होते हैं, उनको आपने ट्रेन किया होता है, और अगर आप कभी बॉल किसी तरफ थ्रो करते हैं तो वो फौरन जाके उस बॉल को पिक करके वापस लेकर आ जाते हैं। तो ये आपने कंडीशन कर दिया उसका बिहेवियर, जो कि स्टार्टिंग में नहीं होता, फिर ग्रेजुअली आप मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स के सिस्टम के जरिए, रिवॉर्ड्स मतलब आपने जब पहली बार आपने उस बॉल को फेंका, उस बॉल को आपने उस पहली बार डॉग को ट्रेन किया कि उसने उसको पुल करके लेकर आना है, जब वो पुल करके लेकर आता है आप उसको एक पीस ऑफ मीट दे देते हैं। फिर सेकंड टाइम आपने दोबारा उसको फेंका, फिर जब दोबारा उसको आपने ट्रेन किया कि उसने उसको बॉल को पिक करना है, फिर आपने दोबारा उसको पीस ऑफ मीट दिया। तो इस तरीके से वो जो डॉग है उसके एक साइकोलॉजी के अंदर एक चीज आ जाती है कि जब भी वो इस सर्टेन बॉल को पिक करने के लिए जाता है और वहां से जब वापस आता है तो उसको एक पीस ऑफ मीट मिलता है। तो उसकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, जो डॉग का बेसिकली जो एक बिहेवियरल फंक्शन है, आप उसको रिकंडीशन कर रहे होते हैं, और रिकंडीशनिंग के जरिए आप उस डॉग को एक सर्टेन तरीके से रिस्पॉन्ड करवाने के में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की अपनी जो साइकोलॉजी है, इंसान डिफरेंट इंसानों के ऊपर इसी तरीके से काम करता है। जब आप अक्सर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा होगा कि अगर जो बॉसेस हैं जब अपने स्टाफ को अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं, एक सर्टेन तरीके से काम करने पे अप्रिशिएट किया जाता है या उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिए जाते हैं, तो इंसान फिर ज्यादा विगर के साथ, जरा जील के साथ इंसान काम करता है और इंसान ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि अगर एक सर्टेन तरीके से इंसान ने काम किया तो एक बेहतर रिवॉर्ड उसको जाके मिलेंगे, और उन रिवॉर्ड्स के उसूल के लिए इंसान फिर ज्यादा मेहनत करता है। तो इस चीज से हमें आइडिया होता है कि इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, मुख्तलिफ तरीके से कंडीशन कर सकता है। इन कंडीशन इसको आप कंडीशनल लर्निंग भी साथ साथ कहते हैं। तो बिहेवियरिज्म जो सब्जेक्ट है, बेसिकली आप इसके अंदर we study this theory that human and animal behavior can be explained in terms of conditioning without appeal to thoughts or feelings, and that psychological disorders are best treated by altering behavioral patterns. आपने कंडीशनिंग करवा दी होती है। मिसाल के तौर पे आप अक्सर मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि जब किसी भी आप शख्स को स्टमक के ऊपर आप पंच करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है, और वो इंसान बेसिकली उस सर्टेन सिचुएशन के अंदर प्रॉपरली वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इंसान वापस अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाता।
क्योंकि स्ट्राइक बहुत जोरदार हुआ होता है इंसान की टमी के ऊपर। लेकिन मार्शल आर्ट्स के अंदर क्या करते हैं कि आपको इतनी बार आपकी कंडीशनिंग करने के लिए आपको स्मॉल स्केल पे आपको कम इंटेंसिटी के साथ रिपीटेडली आपको हिट किया जाता है। उस रिपीटेड हिटिंग की वजह से आपका ब्रेन कंडीशन किया जा रहा था कि भाई पहले आपका इमोशनल रिस्पॉन्स ये था कि आपको जब भी चोट लगती थी आपके स्टमक के ऊपर तो आपको दर्द होता था और आप बेसिकली उसमें तकलीफ का इजहार करते थे। लेकिन अब आप जब अपनी ब्रेन की रिकंडीशनिंग कर रहे हैं तो इस रिकंडीशनिंग के अंदर आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि आपके ब्रेन के अंदर ये चीज में स्टोर हो जाए कि जब भी कभी उसको कोई चोट लगेगी या जब भी कभी इसको कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उसने उसके जवाब में तकलीफ के अंदाज में बिहेव नहीं करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि उसने कॉन्फिडेंटली उस सर्टेन सिचुएशन का सामना करना है। सो दिस इज कंडीशनल लर्निंग व्हिच वी आल्सो study in this field of psychology. So this humanistic psychology आपको हम बेसिकली जो behavioral patterns हैं उन behavioral patterns को हम जाके स्टडी कर रहे होते हैं। सो NLP एक जो ऐसा एरिया है जिसको जरूर स्टडी हमें करना चाहिए, बिकॉज अब ये अक्सर इसके प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे इसी तरीके से इंसान के जो रिस्पॉन्सेस है उनको कंडीशन कर रहे होते हैं। डिफरेंट तरीके से इंसान की जो बिहेवियर्स है उनको कंडीशन कर रहे होते हैं। इंसान मिसाल के तौर पे पहले अगर ट्रेंड है कि अगर उसके सामने क्लैप की जाएगी तो इंसान डर जाया करता था, तो इंसान को फिर इतना उसको बार बार क्लैप करके उसके रिस्पॉन्स को जाके चेंज करवाया जाता है। पहले वो इंसान जो कि क्लैप करने में डर जाया करता था, अब उसको एवरी टाइम क्लैप इज डन तो वो उस बंदे को बताया जाता है कि जब भी क्लैप किया जा रहा है तो तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें उसके जवाब में कह का मारना है, तुम्हें हंस के कह का मारना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि ये इस एक्ट को बार बार दोहरा कर आप बेसिकली रिकंडीशन कर रहे हैं, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं माइंड की। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप मिसाल के तौर पे जब आप अगर आप किसी शख्स को कहते हैं कि उसके पास अगर उसको कोई किसी ब्लास्ट की आवाज आती है तो उसने उसके जवाब में डरना नहीं है, बल्कि उस एकदम से उसके जहन में ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए कि ये सर्टन जो ब्लास्ट हुआ है ये किस वजह से प्रोबेबल है हुआ होगा। इंस्टेड ऑफ कि भाई वो जो ब्लास्ट को की आवाज सुनने के बाद इंसान बिल्कुल इमोशनली जाके डेवास्टेट हो जाए, बल्कि अपने ब्रेन को इंसान कलेक्टेड रखे, कंट्रोल में रखे और इंसान उस पर जाके काम करे। जैसे हमने स्टडी किया कि जो आपके जो कमांडोज होते हैं और आपके जो आर्मी के आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, वो सिर्फ जिस चीज पे काम उनका किया जाता है वो इंसान के ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग है। वही इंसान है लेकिन सिर्फ ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग के जरिए उसको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस उसके अंदर जाके पैदा करवा दिए जाते हैं। वही इंसान जो एक कुछ मतलब उसी के जैसे दूसरे इंसान जब किसी सर्टेन सिचुएशन के अंदर बिल्कुल डिजास्टर का शिकार हो रहे होते हैं तो उन्हीं सिचुएशन के अंदर ये आर्मी के लोग, यही आर्म फोर्सेस के ट्रेन बंदे बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो यही जिस तरीके से आर्म फोर्सेस के बंदों को ट्रेन किया जाता है, यही हम टेक्निक रियल लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जाके अप्लाई की जाती है। पब्लिक स्पीकिंग का लोगों को बहुत डर होता है। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए अक्सर लोग जब आप जाते हैं लोगों के सामने तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इस पब्लिक स्पीकिंग के फेयर पे काम करने के लिए आप बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं, आप रिकंडीशन करते हैं अपने आप को कि एवरी टाइम देयर इज दिस पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी कमिंग अप देन यू वोंट बी स्केयर्ड, you would rather face the situation with great confidence and great zeal, and you will be happy doing it, and you love to face the public, you love to face the audience, and you just adore sharing your ideas and in having an intellectual debate with whoever is sitting in front of you. So what you do in these various public speaking courses is कि आप इन पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज के अंदर अपने आप को रिकंडीशन कर रहे होते हैं। आप बेसिकली पहले जब आपकी ट्रेनिंग हुई होती है कि जब भी मेरे सामने कोई मजमा आएगा तो मैंने डर के जाना या घबरा जाना, यहाँ जाके आपने बेसिकली अपनी आप बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस के जरिए आप इस चीज को इंश्योर करते हैं कि अब की बार या नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा इस टाइप के आपकी जिंदगी में सिचुएशन आए तो आप उस टाइम पे इसको बजाय इसके कि इस सिचुएशन से आप खौफ खाएं, आप इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें कि अब आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, अपने आप को बेहतर तौर पे एक्सप्रेस करने का आपको मौका मिला है और आप इस मौके को दोबारा आप जाके यूटिलाइज करेंगे। तो ये दिस इज the difference between conditional learning and letting the thing go in the flow. जब आप किसी भी चीज को फ्लो में जाने देते हैं तो वो चीज डिजास्टर ही इवेंचुअली जाके बनती है, जबकि आप किसी चीज को फ्लो में ना जाने दें। और अब जब आप बेसिकली उसकी कंडीशनिंग प्रॉपर करते रहते हैं तो उस प्रॉपर कंडीशनिंग के जरिए होता क्या है कि आप किसी भी शख्स के अंदर एक सर्टेन जो उसके रिस्पॉन्सेस हैं आप उन पे जाके काम करते हैं और इंसान आपके न्यू बिहेवियरल पैटर्न को जाके लर्न कर लेता है। और वही इंसान जो कुछ अर्से पहले पब्लिक स्पीकिंग करते हुए घबरा रहा था, परेशान हो रहा था या परेशान हो रही थी, वही शख्स
वही वही मर्द, वही औरत, वही लड़का या वही लड़की या वही बच्चा या वही बच्ची वापस पब्लिक स्पीकिंग को करते हुए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का उसको एक एहसास होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो फील करते हैं, बिकॉज उन लोगों ने रिपीटेड प्रैक्टिस करने के जरिए अपने आप को बेसिकली ट्रेन कर लिया होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंटरलिंक्स with neuroscience and linguistics and is concerned with how an individual's perceptions and experiences can be measured objectively. Cognitive psychology is the scientific study of mental processes such as attention, language, use, memory, perception, problem solving, creativity and thinking. So cognitive psychology के अंदर भी आपने जैसे हमने देखा कि आप इसमें इंसान के डिफरेंट जो स्टेट ऑफ माइंड हम इनको स्टडी करते हैं, आप अटेंशन को, लैंग्वेज को, इंसान की मेमोरी को, इंसान के परसेप्शन को, इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इंसान की क्रिएटिविटी को, इंसान की थिंकिंग को जाके आप स्टडी करते हैं। अगर आप देखें तो ये तमाम की तमाम वो डिफरेंट चीजें हैं जो कि इंटीग्रेट होके तमाम की तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक होके इंसान की पर्सनैलिटी को जाके बना रही होती हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम सेपरेटली इन तमाम की तमाम चीजों को जाके स्टडी कर रहे होते हैं, और ये तमाम की तमाम चीजें जब कनेक्टेड होती हैं, आपकी अटेंशन का लेवल, आपकी लैंग्वेज के स्किल्स, मेमोरी, आप किसी के बारे में आपका परसेप्शन क्या है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी क्या है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आपका थिंकिंग का पैटर्न क्या है, ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि इंसान की शख्सियत को बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये जितनी ये एबिलिटीज हैं, ये अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर तमाम की तमाम बाकी चीजों को अगर आप शट ऑफ कर दें तो ये शायद आपके लिए यूजफुल ये चीजें ना हो, लेकिन ये हर डिफरेंट आपकी ये जो एनर्जी लेवल है, इसको समझें कि गाड़ी का एक पुर्जा है, जिसमें गाड़ी के डिफरेंट पुर्जे मिलकर आपस में साथ इंटीग्रेट होकर, इंटरकनेक्टेड होकर एक गाड़ी के आगे चलने का मौजूद बनते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी इंसान की शख्सियत के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें इंसान की शख्सियत के डिफरेंट पुर्जे होते हैं, कि जिनमें से अगर आप किसी एक को भी माइनस कर दें तो इंसान की, जिस तरीके से गाड़ी के अंदर से किसी पुर्जे को माइनस करते हैं तो इंसान की गाड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, इसी तरीके से अगर आप अटेंशन को एक पुर्जे के तौर पे दें, लैंग्वेज के यूज को पुर्जे के तौर पे लें, मेमोरी को पुर्जे के तौर पे लें, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को पुर्जे के तौर पे लें, तो सोचें आपकी शख्सियत की में कितना जाके फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपकी जो बिहेवियर की जो आपकी गाड़ी है, उसमें से एक पुर्जा माइनस कर दें अटेंशन का, आपकी अटेंशन की दौलत जो है अगर आप उससे जाके आपसे सलब कर ली जाए, आपसे ले ली जाए, तो आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि सिर्फ अटेंशन के ना होने की वजह से अब आपके लिए चीजों को रन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपको लैंग्वेज का यूज सही नहीं आता तो आप देखेंगे कि आपकी बातों के अंदर रब्त खत्म हो गया, आपको अपनी बातों में कंटिन्यूटी करना नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आप चीजों को लेके आगे चलें। मेमोरी के पुर्जे को अगर आप अपनी शख्सियत से जाकर रिमूव कर दें तो हमें बिल्कुल भूल जाएगा कि हम किस तरीके से हमें किसी सर्टेन सिचुएशन के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। हमें लोगों के नाम याद नहीं रहेंगे, हमें किसी भी सर्टेन इवेंट की डेट याद नहीं रहेगी, हमें एसओपीज किसी चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर कोई है हमें वो याद नहीं रहेगा, हमें किसी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो हम भूल जाएंगे। मेमोरी, इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तमाम की तमाम चीजें इंसान की ओवरऑल शख्सियत में बड़ा किरदार अदा कर रही होती हैं। तो ये तमाम के तमाम वो पुर्जे हैं जो आपस में इंटीग्रेट होकर इंसान की बिहेवियर की गाड़ी को चला रहे होते हैं। इंसान की साइकोलॉजी तभी जाके स्ट्रांग होती है, जिस तरह किसी भी नॉर्मल गाड़ी के में तभी स्ट्रांग होती है कि तमाम के तमाम इंडिविजुअल जो पुर्जे हैं, इंडिविजुअल जो एक्सेसरीज हैं, इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पर प्रॉपरली जाके फंक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, सिर्फ तभी वो गाड़ी अच्छी तरीके से जाके काम करती है। वरना भले कितनी पावरफुल स्पोर्ट्स कार क्यों ना हो, अगर कोई भी पुर्जा प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो स्पोर्ट्स कार प्रॉपरली काम नहीं करेगी। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप कितने, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपकी शख्सियत के ये पुर्जे, आपकी शख्सियत के डिफरेंट जो टूल्स हैं, अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिंग्विस्टिक, ये तमाम में से कोई भी एक पुर्जा या दो पुर्जे, ये जो दो फंक्शन है प्रॉपरली काम करना छोड़ दें तो आपकी जो शख्सियत है वो ओवरऑल जाके डैमेज हो जाएगी। तो जैसे कि हमने देखा कि इंसान की जो शख्सियत है, इंसान की शख्सियत के अंदर देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर प्लेइंग पार्ट, बहुत सी चीजें हैं जो कि इंसान के अंदर अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। बहुत से तरीकों से इंसान अपनी शख्सियत की ना सिर्फ स्टडी कर सकता है बल्कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी स्टडी करके अपने ओवरऑल माहौल के ऊपर एक अपना बेहतर इम्पैक्ट जाके डाल सकता है। हमने ट्रेंड्स के बारे में देखा, हमने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा, आज हमने साइको एनालिसिस के बारे में स्टडी किया, बिहेवियरलिज्म के बारे में, बिहेवियरिज्म को हमने जाके देखा, हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को जाके देखा। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बेसिकली advocated by some that emphasize feelings and emotions and better understanding of the self in terms of observation and oneself and one's relation with others.
आप बेसिकली के जो आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है आप उनको स्टडी करते हैं आपके खुद के, और आप उन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किन सर्टेन तरीकों में आप किस तरीके से आप बिहेव कर रहे होते हैं, किन सिचुएशंस का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है, इन तमाम चीजों की बेसिस के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो रही होती है। हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अगर आप रिकॉल करें तो ये दिस इज द अप्रोच ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो इसको हमने जाके स्टडी किया, हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को जाके स्टडी किया। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंट टूल्स हैं इंसान की पर्सनैलिटी के जो कि इंटीग्रेट होकर काम करते हैं और इंसान की ओवरऑल इंसान की बिहेवियर की गाड़ी को चला रहे होते हैं। तो इसके साथ हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।